Hello viewers, I am Lokesh in association with Team Kanun Sikho. I am going to discuss with you second lecture of the constitutional law. I have discussed with you an overview of the constitution. My second lecture is a historical development of the constitutional law. Historical development of constitutional law categorically divided into three parts. First is a British rules, and second is a Constituent Assembly, and third is a amendment. Firstly, a British rules in divided into two parts. First part is a company rule and second is a crown rule. Company rule जनरली 1773 से लेकर 1858 तक, इसमें कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। इसमें डी फैक्टो सॉवरेनिटी की बात कही गई और यह बताया गया कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिफैक्टो सॉवरेनिटी है। इसका यह मतलब हुआ कि आप लेजिस्लेशन बना सकते हैं सिविल मामले में और मिलिट्री मामले में, क्योंकि उस समय तक कंपनी के पास टेरिटरी एंड ट्रेड का अधिकार आ चुका था और इसलिए वहां के कंपनी के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। और 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। उसके बाद वहां गवर्नर जनरल और काउंसिल बना दिया गया। जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी उसने लेजिस्लेचर लॉ बनाने की कार्य करता था। यह फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डेवलपमेंट में आफ्टर दी मुगल रूल, क्योंकि मुगल रूल और एंशिएंट रूल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री नहीं मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट के एक चार्टर एक्ट से दूसरे चार्टर एक्ट आने के क्रम में 20 वर्ष का गैप है। इसने एक प्रकार से कंपनी के मोनोपोली को समाप्त करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। उस समय जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर एंड कंपनी के कमर्शियल अफेयर को सेपरेट कर दिया गया। एक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मेनली कंपनी के मोनोपोली 1833 ईस्वी तक यहाँ से समाप्त कर दिया गया, एक्सेप्ट टी और चाइना के व्यापार को छोड़कर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि 1833 से लेकर 1856 ईस्वी में मेजर चैलेंज क्या थे, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुए। फर्स्ट हुआ कि सोल लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड ऑन द गवर्नर, पूर्ण लेजिस्लेटिव पावर वेस्ट कर दिया गया गवर्नर में। नाउ 1857 से लेकर 1918 तक के कालक्रम को देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ, उसके बाद कंपनी के रूल से जो पावर का ट्रांसफर हुआ वह डायरेक्टली रूल हुआ क्राउन का रूल डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बाय वायसराय एंड एक काउंसिल ऑफ स्टेट जो एक मिनिस्टर रैंक का होता था इंग्लैंड में, वहां से रूल किया गया। इसलिए उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आया, जिसमें 6 से लेकर 12 मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए पावर दिया गया। इसका अमेंडमेंट वर्जन आया जो सेंटर और प्रोविजंस को डिवाइड कर दिया, जो 1892 ईस्वी में आया, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इसमें है ना मेंबर को बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म आया उसमें क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को फिक्स किया गया, जिसका नंबर था 60। उसके बाद आया कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म 1919। उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए। उसमें डायआरकी इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात की गई
और बजट के प्रोविजन का बात किया गया, वेलफेयर स्टेट की तरफ इसका झुका हुआ, वहाँ बाई कैमरा लेजिस्लेशन का इंट्रोड्यूस किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेशन को अलग किया गया। उस समय तक इंडिया में एक प्रकार का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसका सेटअप उसका इम्पैक्ट पड़ा और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की तादाद को बढ़ाने की मांग की गई और इस सब के लिए सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिस्ट्री में बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद आते हैं 1919 में जो हुआ था डायआर्की सिस्टम लाया गया, जो सेंटर और प्रोविंस को अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर अलग अलग पावर दिया और उसके टेरिटरी के अकॉर्डिंग भी पावर दिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होता था वह ब्रिटिश के क्राउन के बिहाफ पे रूल करता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर रिमेन यूनिटरी था। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1951। यह लेजिस्लेशन एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिसका या तो कुछ चेंज के साथ या मूलतः 200 से अधिक आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए। और इसमें देखेंगे कि इसमें स्टैट्यूटरी डिवीजन हुआ किसका, पावर ऑफ सेंटर का और पावर ऑफ प्रोविंस का। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही गई। इसमें प्रोविंस को चलाने के लिए गवर्नर्स के पावर को कन्फर किया गया और लेजिस्लेटिव पावर डिसाइड किए गए सेंटर और स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। जब क्रिप्स मिशन 1942 में आया तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और बताया गया कि जैसे ही वर्ल्ड वार एंड होता है उसके बाद इंडिया में जो रूल करने वाले हैं तो उसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और वह इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा, जो इंडियन के फेवर में होगा। इसमें जो इसको बनाने का कार्य करेगी वह एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा और वह व्यक्ति जो चुन कर आएगा जो ब्रिटिश प्रोविंस के था, जो इंडियन स्टेट का होगा। इसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता और भारत आज़ाद हो जाता। इसमें क्या कहा गया कि इंडिपेंडेंस जो इंडियन डोमिनियन था उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए और उसके बाद इसमें कहा गया कि फुल लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी दिया गया। इसका यह मतलब हुआ कि वह किसी भी लेजिस्लेटिव हर्डल से वह दूर रहेगा, वह अपने लिए अपने अनुसार और अपने द्वारा ही लॉ बनाने की काम करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में काम आया। उसके बाद पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ। नाउ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इस चीज को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे लॉ बनाए तो आपको यह जानकारी होगी कि सेटअप हुआ 1946 में। इसमें हुआ कि अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन के थ्रू आया, लेकिन उस समय यह सोवरेन बॉडी नहीं था। लेकिन जब 1947 में पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल्स का एंड हुआ तो इसके पास एक सॉवरेन बॉडी हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी हो गया जिसने लॉ बनाया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग तीन साल जैसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनाने का काम किया। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 दिसंबर 1946 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जिसमें प्रथम अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद चुने गए अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन कैरेक्टर एडॉप्ट कर चुकी थी और उसने सॉवरेन कैरेक्टर के साथ साथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट किया अपने आप में। और फर्स्ट डे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए प्रियम्बल को एडॉप्ट कर लिया और उसको इनैक्ट करने का प्रयास किया गया। नाउ अब इसमें क्या हुआ कि जो भारत के लिए जो कानून बनाने की प्रक्रिया हुई यह शुरू हुई। इसके लिए डिफरेंट कमिटियां बनाई गई, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघीय कमेटी और संविधान संचालन समिति, इस प्रकार की कमिटियां को अलग अलग इमिनेंट पर्सन, अलग अलग पॉलिटिकल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वर्क करने का प्रयास किया गया और उसको एक कंपाइल के रूप में देखा गया। और नाउ नेक्स्ट आया कि इसमें क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन होना चाहिए जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है यूनियन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेस्ट कर दिया गया। दूसरा हुआ क्या
कि यह एक गारंटी प्रदान करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा सभी पीपल के, इंडिया के सभी पीपल को, जिसके लिए जो प्रियम्बल में दिया गया है, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की बात कही गई। बिफोर लॉ एवरीवन इज इक्वल की बात किया गया। उसके बाद कहा गया कि इंटीग्रिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी की बात की गई। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और पार्शियली रूप से एडॉप्ट किया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बना। और इसके बाद जब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोसेस को देखते समय डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 1973 तक के अमेंडमेंट प्रोसेस को समझ लेंगे। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से अमेंडमेंट आए, उसका क्या कॉज था, उस समय की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बीजारोपण किसने किया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।